हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी मेक टॉपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस जो कि आपके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से हैं और इनका टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि फिजिक्स के डेरिवेशंस, आप फिजिक्स में काफ़ी सारे डेरिवेशंस करते हैं तो इसीलिए आप फिजिक्स में डेरिवेशन करने के आदी हो चुके होते हैं। बट वहीं जब केमिस्ट्री की बात आती है तो आपको केमिस्ट्री के डेरिवेशंस काफ़ी डिफिकल्ट लगने लगते हैं, क्योंकि गिने चुने एक दो डेरिवेशन होते हैं तो अपने आप ही उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के डेरिवेशन को इजी से इजी लेवल में ले जाके समझाने का ट्राई करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको दूसरी कोई बुक या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए और वो चेंज हो गया आपका प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट पे अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं रेट का। रेट बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यही तो फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, या टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, ऐसा ही आपने डेफिनेशन पढ़ा है रेट का। तो अगर मैं रेट के डेफिनेशन को इधर अप्लाई करूं तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ए। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को आप डी से भी डिनोट करते हैं, ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है मेरा ए। यहाँ पर जो बिग ब्रैकेट होता है वो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि बिग ब्रैकेट आपका होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, या कंसंट्रेशन बोलिए या सिंपल लैंग्वेज में आप इसको अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रेट बराबर क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, या चेंज इन टाइम। यही फॉर्मूला होता है, आप पढ़ के आए हैं, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ आप रेट का एक और फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, रेट इक्वल टू, जो आपकी रेट लॉ इक्वेशन आती थी, के इंटू ए की पावर। देखिए पावर कितनी लिखूं, क्योंकि जो मैं ये इंटीग्रेशन कर रहा हूँ या इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, ये मैं जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ, तो पावर कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 भी आपका रेट का ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 भी आपका रेट का ही इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि पहला वाला भी रेट का ही फॉर्मूला है, दूसरा वाला भी रेट का ही फॉर्मूला है। तो 1 इक्वल टू क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर 0। और आप जानते हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो कितना हो जाता है, 1। सो ए की पावर 0 बोले तो 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसको कर सकते हैं, अगर डी टी को आप इधर ले जाएं तो डी ए यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट है, इक्वल टू के इंटू डी टी। और ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पर बन जाता है। इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हमारा ये एक्सप्रेशन बना, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन करना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड कर लीजिए। देखिए दोनों साइड हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन करने का मेरा मकसद क्यों था, क्योंकि मैंने जो चेंज लिया है वो काफ़ी छोटा लिया है।
ठीक है, मैंने डी लिया हुआ है। डी आपका डिनोट करता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब काफ़ी छोटी वैल्यू। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन एक बहुत छोटी इकाई यानी कि बहुत छोटे यूनिट को दर्शाता है, ठीक है, जबकि इंटीग्रेशन उस छोटे से यूनिट को क्या करता है, बड़ा करने का ट्राई करता है। तो हम पूरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस छोटे से एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो होल रिएक्शन के लिए हमारी जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में अब हमें रखने हैं लिमिट्स। देखिए लिमिट कैसे रखे जाते हैं। मान लीजिए कि आप दो टाइम लीजिए, t बराबर 0 टाइम लीजिए, t बराबर t टाइम लीजिए। जब t बराबर 0 टाइम था उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था वो कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन। सोच के देखिए, ठीक है, और इनिशियल को नॉट से दिखाते हैं, सोच के देखिए। जब आप t बराबर 0 पे गए, मान लीजिए आप 10 kg गेहूं लेके गए, ठीक है, लेट अस सपोज आप 10 kg गेहूं लेके गए, तो शुरुआती टाइम में t बराबर 0 में गेहूं कितना था, 10 kg, और 10 kg आप लेके गए थे, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लीजिए कि आप 10 मिनट बाद आए या 15 मिनट बाद आए, किसी टाइम t के बाद आए, तो आपने दुकानदार से पूछा कि आपने कितना गेहूं पीस दिया। तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए मैंने एक्स अमाउंट ऑफ गेहूं पीस दिया, ठीक है। मान लीजिए आप 10 kg लेके गए थे, उन्होंने बोला कि मैंने 7 kg पीस दिया, ठीक है। तो बचा कितना kg, 3 kg। कब, जब आप 15 मिनट के बाद गए, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या था, 10 kg, जबकि जो फाइनल कंसंट्रेशन t बराबर 15 मिनट पे कितना हो गया, 3 kg, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को या इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ रिलेट करूँ तो जब t बराबर 0 टाइम था तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन था इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि जब t बराबर कोई टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि जितना बचा हुआ है। अब सोचिए, मैंने बोला इनिशियल कंसंट्रेशन नॉट, ठीक है, और फाइनल कंसंट्रेशन जो कि बचा हुआ है। तो जो खर्च हुआ है आखिर वो किधर खर्च हुआ, आप बता सकते हैं, ठीक है। आखिर जो रिएक्टेंट खर्च हुआ है, मान लीजिए कि ये टोटल रिएक्टेंट था और अब बचा हुआ है सिर्फ इतना, ठीक है। तो जो इतना बचा हुआ है यानी कि इतना खर्च हो गया, ठीक है, वो कहाँ खर्च हुआ होगा, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, वो खर्च हुआ होगा आपका प्रोडक्ट बनने में। प्रोडक्ट कोई आसमान से तो उड़ के आया नहीं, ठीक है, उस रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट बनते जा रहा होगा। बट जैसे ही मैंने ये चीज़ बोला, आपने एक चीज़ और कैलकुलेट कर ली होगी कि अगर रिएक्टेंट का अमाउंट या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है तो रिएक्टेंट के रेट के आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने अभी तक माइनस साइन को नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। और आपको शायद लगा होगा या आप भूल गए होंगे आप भी कि हमने माइनस साइन भी लगाना है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होते जा रहा है। मान लीजिए कि आप 10 किलो गेहूं लेके गए, गेहूं से आपने आटा बनाना है, तो टाइम के साथ गेहूं कम होते जाएगा जबकि आटा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो गेहूं यहाँ पर रिएक्टेंट था जिसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके रेट में मैंने क्या लगा दिया, माइनस। तो जहां जहां पर भी रेट था उधर पे माइनस लगा दो, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, और फाइनली इधर भी माइनस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो हमने क्या सीखा कि लिमिट कैसे पुट किया जाता है, और कैसे पुट किया जाता है, जस्ट मैंने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ डी ए यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन के को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर बचा डी टी। अब देखिए, जिस साइड टी का इंटीग्रेशन है टी की लिमिट रख दीजिए। जब टी बराबर 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब टी बराबर कोई टाइम टी रहा तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि ए एफ। और यहाँ पर मैं माइनस इधर भी लगा देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर ले लो या आप चाहो तो अंदर ले लो,
ठीक है, और इस स्टेप में आप इसको बाहर ले लो, या अगर आप इसको इजी करना चाहते हैं तो इस माइनस को आप उस किनारे ले जा लो। ठीक है, ये करना ज़्यादा इजी रहेगा, ले जा सकते हैं ना, उस माइनस को उधर डाल दिया इक्वल टू के। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए आप जानते हैं डी ए बोले तो बहुत छोटा, ए बोले तो उससे बड़ा। डी का इंटीग्रेशन ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ गई आपकी, इनिशियल से फाइनल लिमिट गई। ठीक है, इक्वल टू माइनस के एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ गई, 0 से लेके टी तक आपकी लिमिट गई। ठीक है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा, और अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो डी का इंटीग्रेशन ए और डी टी का इंटीग्रेशन टी, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस डेरिवेशन का। देखिए अपर लिमिट कैसे फिट करूँ, पहले मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए एज इट इज। इसमें अगर मुझे अपर लिमिट डालना है तो जस्ट क्या लिख दो इधर पे, एफ। अभी तक क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये क्या दिखाता है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब जो नया टर्म हमने बनाया ये क्या हो गया बताइए, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। एफ दिखाता है फाइनल को, ये डब्बा दिखाता है कंसंट्रेशन को, और ए दिखाता है रिएक्टेंट को, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा वाला, इनिशियल वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे लिमिट रखा जाता है। ठीक है, इक्वल टू माइनस के, टी की जगह में अपर लिमिट रख दीजिए टी, माइनस टी की जगह में लोअर लिमिट रख दीजिए 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एफ माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन लेके उधर डाल लीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा अंदर, ए एफ माइनस ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां पर बचेगा सिर्फ के टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए नॉट पहले आ जाएगा, माइनस ए एफ इक्वल टू के टी। ठीक हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए नॉट, या ऐसे करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट एज इट इज। देखिए मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, एलएचएस को आरएचएस में रख दिया, आरएचएस को एलएचएस में रख दिया, माइनस ए एफ, जस्ट इनकी पोजीशन चेंज कर दी, अपॉन के क्या चले जाएगा नीचे अपॉन में। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद जस्ट एक और लाइन है जिसमें कि मैं क्या प्रूव करूंगा, हाफ लाइफ प्रूव करूंगा, क्योंकि एग्जाम में वो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के साथ हाफ लाइफ 100% पूछेगा, या आपको एक्सप्रेशन देगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का और एक नंबर का क्वेश्चन डाल देगा हाफ लाइफ पे। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसी पे। ठीक है, छोटा सा है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ कैसे निकाली जाए, हाफ लाइफ क्या होती है सोच के बताइए। तो हाफ लाइफ ऐसी लाइफ होती है, यानी कि जब आपका टी बराबर टी हाफ होगा, सोच के देखिएगा, हाँ, व्हेन टी बराबर क्या होगा आपका टी हाफ होगा, उस टाइम पर जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन बचेगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। सोच के देखिए कैसे। मान लीजिए कि आपके पास 10 kg गेहूं है, सोच के देखिए, हाँ आपके पास 10 kg गेहूं है, अगेन आप इसको पिसवाने लगे, आप आटा बनाएंगे, तो आप 10 kg गेहूं लेके गए चक्की पे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 15 मिनट बाद आए,
और आपने पूछा कि कितना गेहूं आपने पीस लिया, तो उन्होंने बोला कि 5 kg गेहूं बचा है। ठीक है, केजी गेहूं बचा है मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि 5 kg पीस गया है और 5 kg बचा है। लाए कितने थे? 10 kg, बचा कितना है? 5 kg। तो ठीक आधा जब कंसंट्रेशन बचा है उस टाइम को बोलते हैं आपका टी हाफ। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो देखिए, मान लीजिए ये दिल्ली है, ये बॉम्बे है, इनके बीच जो डिस्टेंस है मान लीजिए नियरली 2000 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको जाने में, दिल्ली से बॉम्बे जाने में आपका 2 days लगते हैं। ठीक है, बाय ए कार, लेट अस सपोज। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने, ठीक है, एक दिन में 1000 किलोमीटर आपने तय कर लिया, यानी कि आप कितना चले गए? 1000, जबकि जाना कितना है आपने टोटल? 2000। अगर आपने ठीक आधा किलोमीटर सफर तय कर लिया, यानी कि आधी डिस्टेंस सफर तय कर ली, उस टाइम को बोलते हैं आपका हाफ टाइम। सिंपल सी बात है, हाफ टाइम उसी को तो बोलते हैं। आपके स्कूल में हाफ टाइम होता है, ठीक है, 4 पीरियड पहले लगते हैं, 4 पीरियड बाद में लगते हैं, बीच का जो टाइम बचता है उसको क्या बोलते हैं? हाफ टाइम बोलते हैं। तो ऐसे आप हिसाब लगा सकते हैं। अब रिएक्टेंट पे चलो, वो गेहूं वाला एग्जाम्पल हमारा सबसे बेस्ट था। ठीक है, कि आप 10 kg गेहूं लेके आए, आप 15 मिनट बाद आए तो उन्होंने बोला कि 5 kg गेहूं बचा है। यानी कि ऐसा टाइम जब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का क्या हो जाए? आधा हो जाए। इनिशियल अगर 100 है तो फाइनल 50 हो जाए, इनिशियल 1000 है तो फाइनल 500 हो जाए। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, यानी कि जब टी हाफ होगा तो ए फाइनल बराबर हो जाएगा ए इनिशियल अपॉन 2। तो रख लीजिए फिर ऊपर फॉर्मूले में, अब क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब टी बराबर आप क्या रखेंगे? टी हाफ रखेंगे, कोई इसको टी एच करके भी डिनोट करता है। उस टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन तो ऐसा ही रहेगा, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? इनिशियल का ठीक आधा हो जाएगा अपॉन के। एलसीएम ले लीजिए, 2a0 माइनस a0 बोले तो a0 अपॉन 2k, यानी कि टी हाफ बराबर आ गया आपका a0 अपॉन 2k। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। और यहाँ पर आपको एक चीज पता चला कि जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो हाफ लाइफ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और इस टॉपिक पे या इस पॉइंट पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसका? इनिशियल कंसंट्रेशन का। क्यों? क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और के रेट कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यानी कि ए नॉट अगर बढ़ते रहेगा तो टी हाफ भी बढ़ते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 किलो गेहूं लेके गए तो उसको 5 किलो बनाने में या 5 किलो पीसने में कम टाइम लगेगा, जबकि जब आप 100 किलो गेहूं लेके जाएंगे तो 50 किलो पीसने में ज़्यादा टाइम लगेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री की बात हो रही है और मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। बट हाँ, समहाउ आप इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ यहाँ पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला कि आपने माइनस लगाना जरूरी है, जिसे कि मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दूसरी चीज, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट रखना इंपॉर्टेंट है। जब आप t बराबर 0 है तो कंसंट्रेशन होगा इनिशियल, और जब t बराबर किसी टाइम t पर आप चले गए तो कंसंट्रेशन होगा फाइनल। आपने फिर इंटीग्रेट किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऐसा लाइफ होता है या ऐसा टाइम होता है जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए? आधा हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका हाफ लाइफ। ठीक हो गया? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा प्लीज।
ठीक है, ताकि हम अपने वीडियोस की क्वालिटी को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वीडियो डाल दिया है। आप इसके बाद जस्ट आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डाल दीजिए। इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फर्स्ट कमेंट में मैंने उसका लिंक पिन कर दिया है, आप उस लिंक में जाइए, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, वहाँ इंटीग्रेशन करना भी डिफिकल्ट है और वहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। बट मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इससे भी ज़्यादा इजी मेथड में समझाया हुआ है। एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके ये दोनों टॉपिक बढ़िया करके क्लियर हो जाएंगे और हो सकता है कि बाद में अगर ये दो टॉपिक आप मेरे से पढ़ लें तो बाद में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, चाहे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर हो या आपके नीट के या जेई के प्रीवियस ईयर हो, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से मैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नए नए ट्रिक याद करने पड़ेंगे। जस्ट जो एनसीईआरटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर भी हम टफ से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।